आ गए सर। ओके, फाइन फाइन फाइन। तो मैं शुरू करूं? सर Hello, sir. Yes, sir. Good afternoon, sir. हेलो, गुड Good आफ्टरनून एवरीवन। हाउ आर यू आद्या? I'm good, sir. आप कैसे हो? बस सब बढ़िया, कोरोना बाबा की कृपा है। Yes. कोरोना बाबा की कृपा से सब ठीक ठाक चल रहा है जी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग यूनियन बजट। यूनियन बजट को हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। ये किस तरह से तैयार होता है, इसमें होता क्या है, और ये क्यों हर साल जरूरी है पेश किया जाना और पास किया जाना लोकसभा से। ठीक है? ठीक है? यस सर। Yes, sir. यूनियन बजट जो हर साल पास होता है। देखिए, इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये है। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए इसको कहते हैं कि ये हर साल एनुअली पेश होता है, लोकसभा में पेश किया जाता है, वहां बहस होती है, फिर पास होता है। और फाइनेंस की सारी चीजें उस पूरे साल में फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या रहेगा सरकार का, देश का, और कहां कहां टैक्स लगाए जाएंगे, कहां टैक्स नहीं लगाए जाएंगे, छूट दी जाएगी, इन सारी चीजों का लेखा जोखा यानी स्टेटमेंट इस बजट में होता है। इसीलिए इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। अब देखिए, ये जो शुरू होता है, ये हर साल के जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है मालूम है? 31 मार्च। सॉरी, अब लेट कर दिया, पहले 31 मार्च, 31 मार्च। 31 मतलब कौन सा माने कौन सा महीना? 31 माने कौन सा महीना? तीसरा मतलब मार्च। तीसरा होगा सर, मार्च। यस सर। हेलो, हाँ बोलो चेतन। हाँ सर, तीसरा महीना मार्च। तीसरा मतलब मार्च। यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है। यस सर, तीसरा। तो ये देखिए, ये जो बजट बनना शुरू होता है, सबसे पहले बजट बनने की प्रक्रिया को हम लोग समझने की कोशिश करें। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग बजट, सो हाउ इट इज प्रिपेयर्ड and how it is produced in the parliament and then it is passed from there. तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होता है, वो तुमने क्या बताया चेतन, कब से शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर? सर 31 मार्च। 31 मार्च जी। तो 31 मार्च को शुरू नहीं होता है, एंड होता है। एंड होता है सर, हाँ एंड होता है। हाँ, 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च जो है वो उसको कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। और 1 जनवरी से 31 दिसंबर, जनवरी 1 to 31 दिसंबर, दैट इज कॉल्ड कैलेंडर ईयर। उसको कैलेंडर ईयर कहते हैं। तो जो फाइनेंशियल ईयर का 3rd क्वार्टर है, 3rd क्वार्टर मतलब 4th क्वार्टर नहीं, 3rd क्वार्टर, अंतिम क्वार्टर से 1 क्वार्टर पहले, ये
बजट बनना शुरू हो जाता है। बजट बनना शुरू हो जाता है, यानी आप समझें कि 3 महीने 4 महीने का पूरा वक्त होता है जिसमें बजट प्रिपरेशन होता है। लेकिन उसके पहले राज्यों से पूछा जाता है कि आपकी समस्या कोई है, आप बजट के बारे में कुछ आपको कहना है, तो राज्य भी कई बार सुझाव देते हैं कि उनकी इच्छा क्या है या वो किस तरह से चीजों को देखते और सोचते हैं, और ये फिर बजट बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब 3rd क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब पहला क्वार्टर हो गया अप्रैल मई जून, दूसरा हो गया जुलाई अगस्त सितंबर, और तीसरा क्वार्टर हो गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, और उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च 4th क्वार्टर हो जाता है। तो जो 3rd क्वार्टर है, यानी जुलाई से शुरू हो जाता है वो, और जुलाई से शुरू होके और जो ये पूरा टाइम मिलता है वहां, उतने में इसको सारी प्रक्रिया इसकी पूरी होनी है और ये पूरा प्रोसेस जो है ये पूरा हो जाना है। अब देखिए 4 स्टेजेस हैं बजट बनने के लिए। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ बजट मेकिंग, 4 स्टेजेस। पहला स्टेज कौन सा है? पहला जो स्टेज है वो है एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। पहला है एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, मतलब खर्च और पैसा कहां से आएगा, यानी आमदनी, इसका पूरा लेखा जोखा तैयार करना, यानी इसका एस्टीमेट बनाना कि खर्च क्या होगा और पैसा कहां से आएगा, रेवेन्यू कहां से आएगा। ये पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज है फर्स्ट एस्टीमेट ऑफ डेफिसिट। देखिए जब भी बजट बनता है तो आप देखेंगे कि बजट डेफिसिट का बजट ही होता है, यानी जितना खर्च है उतनी आमदनी नहीं होती है। हमेशा यही होता है। बहुत कम ऐसा हुआ है हमारे देश में, बहुत कम ऐसा हुआ है कि बैलेंस्ड बजट बना हो जिसमें खर्च माने एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू आमदनी, यानी खर्च और आमदनी दोनों का मुंह मिला हुआ हो, बैलेंस बना हुआ हो। ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम होता है ऐसा। हमेशा डेफिसिट का बजट ही होता है, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत सारे एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जिनको आप रोक नहीं सकते। कोई योजना है उसमें आपको पैसे लगाने हैं, कोई आपको नॉन प्लान्ड है या प्लान्ड एक्सपेंडिचर है उसमें पैसे लगाने हैं, तो किसी को आप रोक नहीं सकते। कोशिश होती है कि सबको लिया जाए, उसमें सबको शामिल किया जाए, जो भी काम है उनको शामिल किया जाए। तो ये फर्स्ट एस्टीमेट ऑफ डेफिसिट, यानी कितना बजट डेफिसिट का होगा, इसका एक एस्टीमेट तैयार किया जाता है कि कितना। लेकिन जरूरी नहीं है कि डेफिसिट का हो ही, कई बार बैलेंस्ड भी होता है। जितना एक्सपेंडिचर है उतना ही रेवेन्यू आ रहा है तो बैलेंस्ड है। लेकिन जनरली यही होता है कि जो डेफिसिट है उसी का बजट बनता है, यानी खर्च ज्यादा आमदनी कम। ठीक है,
तीसरा स्टेज है तो इसका आकलन किया जाता है। इसका आकलन किया जाता है, डेफिसिट का आकलन, कि कितनी कमी रह जाएगी, रेवेन्यू यानी आमदनी में कितनी कमी रह जाएगी। तीसरा है नैरोइंग ऑफ डेफिसिट। डेफिसिट को फिर कम, जैसे डेफिसिट अगर बड़ा है तो फिर ये देखना पड़ेगा कि इसको भरपाई कहां से की जाए, कैसे होगी, नैरोइंग ऑफ डेफिसिट। तो डेफिसिट को कम कैसे किया जाए, कम से कम कैसे किया जाए, ये तीसरा स्टेज है, इसका आकलन होता है। यानी अगर डेफिसिट ज्यादा है तो हम टैक्सेस बढ़ाएंगे, लोगों से टैक्स ज्यादा वसूलेंगे तो डेफिसिट कम हो जाएगा, यानी घाटा कम हो जाएगा। डेफिसिट घाटे को बोलते हैं, घाटे का बजट डेफिसिट। तो उसको कम से कम, घाटे को कम से कम करने के लिए कोशिश की जाती है कि कम से कम घाटा हो, और इसको कैसे किया जाए, इस पर विचार किया जाता है। यानी पैसा और कहां से लाया जा सकता है जिससे कि डेफिसिट कम हो। और चौथा स्टेज है, द फोर्थ स्टेज इज प्रेजेंटेशन एंड अप्रूवल। इसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है और पार्लियामेंट ही इसको अप्रूव करती है और फिर वो बजट पास माना जाता है। अब देखिए, इसमें बजट जो है वो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। बिल कितने तरह का होता है, उसमें आप लोग एक पढ़ चुके होंगे, मनी बिल पढ़ा है? मनी बिल याद है किसी को? Anyone? Shivam Jha, do you remember money bill? What is a money bill? सर मनी बिल एक तरह का बिल होता है जो फाइनेंशियल ईयर में लागू किया जाता है। ओके, सचिन सार्थक तुम बताओ। सर मनी बिल किसको कहते हैं? तुम पढ़ चुके हो जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे उसमें। सर वो टैक्सेशन का बिल होता है ना, शायद से टैक्सेशन का जो एंडिंग ईयर में जो बिल होता है जो निकालती है गवर्नमेंट। देखिए, मनी बिल कहते हैं उस बिल को जिसमें फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं, टैक्सेस इन्वॉल्व हैं, उसमें उसको मनी बिल कहते हैं। तो बजट जो है वो एक किस्म का मनी बिल है, और इसीलिए मनी बिल को राज्यसभा से पास होना जरूरी नहीं होता है। राज्यसभा अगर रिजेक्ट भी कर दे तब भी वो पास माना जाएगा अगर लोकसभा ने उसको पास कर दिया है तो। मनी बिल की खासियत यही होती है। और जो मनी बिल है, ये मनी बिल है या नहीं, ये स्पीकर तय करता है लोकसभा का। लोकसभा के स्पीकर ने अगर कह दिया कि ये मनी बिल है तो वो मनी बिल है या नहीं, वो मनी बिल है अगर लोकसभा के स्पीकर ने कह दिया तो अब देखिए, जो पहला हम लोग एक एक पॉइंट को कोशिश करते हैं। एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यूज, इसको कैसे एस्टिमेट करते हैं? जो मिनिस्ट्रीज हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज, अलग अलग जो मंत्रालय हैं, ये प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का आकलन करते हैं। अलग अलग जो मंत्रालय हैं, जैसे सड़क परिवहन मंत्रालय, अब सड़क परिवहन मंत्रालय का भी तो कुछ खर्चा है ना, तो वो भी अपना आकलन तय करेगा, वो भी देगा अपनी रिपोर्ट कि भाई हमें इतनी सड़क बनानी है, हमें इतना सड़क में खर्चा करना है, डेवलपमेंट पर इतना खर्चा करना है, तो वो अपना देगा एक। तो इस तरह से सारी मिनिस्ट्रीज से लेके उसके अपने अपने खर्चे जो मिनिस्ट्रीज के हैं अलग अलग, उनको लेके और फिर ये एस्टिमेट किया जाता है कि प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं
जो पहले से तय है प्लानिंग में। कई बार जो 5 ईयर प्लान है उसमें कौन कौन सी चीज रह गई उसको लेते हैं और नई कुछ चीज लेते हैं। जो प्लानिंग बनती है, जो नीति आयोग बनाता है, पहले प्लानिंग कमीशन कहते थे उसको, अब नीति आयोग कहते हैं। तो जो नीति आयोग है वो नीति आयोग जो प्लान बनाता है 5 ईयर प्लान, तो उस 5 ईयर प्लान से जो चीजें हैं वो, और जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, जैसे नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर बहुत सारी चीजें हैं जो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में भी आती हैं, जो हम नया शुरू करना चाहते हैं। या जैसे मान लीजिए डिफेंस का, इस साल अगर डिफेंस का आएगा तो डिफेंस में हो सकता है ज्यादा पैसा डाला जाए, डिफेंस का बजट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि चीन से अगर लड़ाई लड़नी है तो हमें वहां खर्च ज्यादा करना पड़ेगा, या पाकिस्तान, दोनों से एक मोर्चे पर लड़ाई करनी है। तो इसकी उम्मीद तो बहुत कम है कि लड़ाई होगी, लेकिन फिर भी तैयार तो रहना पड़ता है। अब देखिए आपकी ये जो है ये देता है मिनिस्ट्रीज। फिर जो मिनिस्ट्रीज हैं वो प्लानिंग कमीशन से बात करते हैं। प्लानिंग कमीशन माने अब जिसको नीति आयोग आप कहते हैं, जो नीति आयोग हो गया है जिसका नाम, उससे डिस्कस किया जाता है कि प्लान एक्सपेंडिचर क्या है, माने पहले से जो 5 ईयर प्लान में जो चीजें रखी गई हैं उनमें से कौन कौन सी चीजें हैं जिसको इस बार शामिल किया जाना है। तो वो डिस्कस किया जाता है, मंत्री मंडल के लोग उसको डिस्कस करते हैं, अलग 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 मंत्रालय के लोग, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लोग। तो मंत्रालय आप लोग समझ रहे हैं, मिनिस्ट्रीज तो अलग अलग मंत्रालय के लोग नीति आयोग के साथ बैठ के और उस प्लान को प्लान एक्सपेंडिचर को डिस्कस करते हैं। उसके बाद रिसोर्सेज एलोकेट करता है प्लानिंग कमीशन, यानी नीति आयोग, जो अब नीति आयोग हो गया है, वो रिसोर्सेज एलोकेट करेगा, संसाधन मुहैया कराने के लिए उसका आवंटन तय करेगा कि कितना पैसा इस मद में दिया जाना चाहिए। ये वो बताएगा कि कितना दिया जाना चाहिए। इसमें रिसोर्स एलोकेशन कहते हैं नए प्लान में, और जो रिसोर्स अवेलेबल है, जितना रिसोर्स अवेलेबल है उसमें से पैसा, जैसे मान लीजिए कि 50 करोड़ है किसी इसमें, तो इसमें 5 करोड़ दिया जा सकता है, चलो, या 6 करोड़ दिया जा सकता है, या 7 करोड़ दिया जा सकता है। तो इस तरह से प्लान जो वो है वो फाइनेंस को एलोकेट किया जाता है। और इसके बाद ये टेंटेटिव होता है उस समय, ये जो डिसाइड होता है ये टेंटेटिव होता है, बाद में उसको और रिवाइज करते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल एडवाइजर, हर मंत्रालय के जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को प्रिपेयर करते हैं। प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो हो गया वो 5 ईयर प्लान से लेते हैं, और जो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, मतलब इस बार हमें जरूरी है ये खर्च करना है, इस बार हमें कुछ और नया काम करना है, तो इस तरह से नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो है वो फाइनेंशियल एडवाइजर मिनिस्ट्रीज को बताते हैं और उसको वो भी करते हैं, प्रिपेयर भी करते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? समझ में आ रहा है या कहीं कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है तो आप पूछें। नहीं कंफ्यूजन है तो बोलो कि कंफ्यूजन नहीं है। हाँ बोलो शिवम है, कोई कंफ्यूजन? कोई कुछ पूछना चाह रहा है? नो सर। हाँ बोलो सर सचिन सार्थक।
सर मनी बिल जैसे कि हम नहीं समझ पाए, नहीं सुन पाए ठीक से, लेकिन एक दो क्या? चीज नॉर्मली जानते हैं उसके बारे में। जैसे एक दो चीज नॉर्मली जानते हैं मनी बिल के बारे में पहले से, जैसे कि उसको राज्यसभा में नहीं तुम्हारी गाड़ी में पेश किया जाता है। क्या? सर राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है मनी बिल को क्या? क्या राज्यसभा मनी बिल भेजा जाता है। पेश नहीं किया जाता। माइक को जरा मुंह के पास ले आके बोलो आद्या। सर एक्चुअली राज्यसभा में नहीं भेजा। क्या क्या कह रहा है तुम जरा रिपीट कर एक देती एक करके बोलो यार, एक एक करके बोलो। सब लोग मत बोलो। हाँ, हूँ। आद्या बोलो। अरे सर जाओ, मैं सर को बता देती हूँ। बताओ। सर वो मनी बिल का पूछ रहा है कि राज्यसभा में क्यों नहीं पेश किया जाता। नहीं, मनी बिल राज्यसभा में, ये हम लोग पिछली बार जब कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि जो मनी बिल होगा वो लोकसभा में ही पेश होगा, और लोकसभा से जब पास हो जाएगा तो वह राज्यसभा में भेजा तो जाता है, लेकिन राज्यसभा अगर उसको पास नहीं भी करे, रिजेक्ट करे, तब भी वो पास हो जाएगा मनी बिल। मनी बिल की खासियत ही यही होती है कि मनी बिल का मतलब ही होता है कि सिर्फ लोकसभा से उसका मतलब है, राज्यसभा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन राज्यसभा को भेजा जाता है। राज्यसभा अगर लेके बैठ जाए तब भी वो पास हो जाएगा। राज्यसभा अगर उसको खारिज कर दे कि नहीं हम इसको रिजेक्ट करते हैं, ये ठीक नहीं है, तब भी वो पास माना जाएगा अगर लोकसभा से पास हो जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है मनी बिल का, और बजट एक मनी बिल है। ठीक है, बाकी जो जनरल बिल है उसमें राज्यसभा पास नहीं करेगा तो रुक जाएगा, वो रुक जाएगा। राज्यसभा से भी पास होना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, वो राज्यसभा से नहीं पास होगा तो नहीं पास होगा, रुक जाएगा फिर, और वो 2/3 बहुमत से पास होता है, दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से। लेकिन मनी बिल नहीं, मनी बिल लोकसभा में पास हो गया तो हो गया, और पेश भी इसी में किया जाता है, इसीलिए। जी, अब आइए रेवेन्यू की, इस एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू को कैसे एस्टिमेट किया जाता है और इसका क्या क्या है। जो असेसमेंट है रेवेन्यू का, असेसमेंट कि कहां कहां से आ सकता है, एक्सपेक्टेड जहां जहां से आ सकता है सरकार के पास, गवर्नमेंट ट्रेजरी में, ये इसका एक कंकरेंट एक्सरसाइज इसकी की जाती है, और आकलन एक पूरा किया जाता है, पूरा आकलन कि कहां कहां से रेवेन्यू आएगा। जैसे टैक्स से कितना आएगा, जीएसटी से कितना आएगा, पर्सनल टैक्स से कितना आएगा, कॉर्पोरेट टैक्स से कितना आएगा। जितना आता है वो माना जाएगा कि लास्ट ईयर इतना आया था तो इस बार उतना आएगा ही, उसमें और क्या बढ़ाया जा सकता है ये बाद में देखा जाता है। तो ये जो फ्लो है, किस किस रूप में रेवेन्यू आता है सरकार की ट्रेजरी में, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में, खजाने में, तो इसका एक आकलन किया जाता है। अब ये जो है ये दो तरह के होते हैं। रेवेन्यू जो रिसिप्ट है, जो रेवेन्यू आता है, वो दो तरह का रेवेन्यू आता है। एक तो आता है कैपिटल रिसिप्ट, और दूसरा करेंट होता है। ये जो कैपिटल है, ये लोन जो सरकार के द्वारा दिया जाता है, उसमें डाइवेस्टमेंट, विनिवेश के जरिए पैसा आता है। जैसे मान लीजिए कोई एक होटल है, सरकार उसको बेच देगी, सरकार को नहीं रखना है। कोई एक चीज है जिसमें पार्टनरशिप करके और उसका पैसा आएगा। तो इस तरह से कैपिटल जो है उसका आकलन होता है, और दूसरा है करेंट। करेंट का मतलब है टैक्स से रेवेन्यू, टैक्स से कितना पैसा आएगा,
और इसमें हर तरह के टैक्स शामिल हैं। जो जीएसटी है वो शामिल है, जो पर्सनल टैक्स है जो टैक्स पेयर पे करते हैं इनकम पर वो है, जो कॉरपोरेट हाउसेस यानी व्यावसायिक घराने बिजनेस करने वाली कंपनीज जो हैं वो जो देती हैं वो, फिर डिविडेंड है, सरकार ने अगर कहीं कुछ पैसा लगाया हुआ है तो उसका लाभांश जो आता है डिविडेंड आता है वो है। पब्लिक सेक्टर यूनिट से क्या क्या आता है, कई ऐसे यूनिट हैं पब्लिक सेक्टर के जो मुनाफे में है तो वहां से पैसा आएगा। इंटरेस्ट का पेमेंट आएगा, लोन दिया गया है अब उसका इंटरेस्ट का पेमेंट आएगा। तो ये सारा लोन का इंटरेस्ट होगा ना, तो ये सारा पेमेंट जो आता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लोन देती है तो ये इसका आकलन किया जाता है, यानी कैपिटल और करंट। कैपिटल है कि कहीं कोई विनिवेश अगर होगा, जैसे मान लीजिए कोई होटल है जिसको सरकार ने तय किया कि नहीं इसको बेच देना है और इससे हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा, और ऐसे बहुत सारे आईटीडीसी के होटल्स हैं जो बेचे भी गए हैं और जो होटल्स बेचे गए हैं उससे पैसे आते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जहाँ डाइवेस्टमेंट किया गया है, कहीं किसी कंपनी को दिया गया ट्रेन चलाने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को कुछ ट्रेन दी गई है, तो इस सब से पैसा आता है। तो एक तो कैपिटल है और एक करंट है, तो जो हर साल आता है, तो वो इन दोनों को मिला के ग्रोथ और इन्फ्लेशन रेट का अनुमान लगाया जाता है। ग्रोथ यानी विकास दर। विकास दर आप लोग समझते हैं? विकास दर यस सर। किसको कहते हैं? हाँ हाँ बोलो सर, डेवलपमेंट रेट जो होता है वो अलग अलग पैमाने पे जांचा जा सकता है, जैसे जीडीपी का अलग आता है, ऐसे मूडी अलग निकालती है, ऐसे मूडी जो है वो अलग डेवलपमेंट रेट निकालती है, तो इस पे तय किया जाता है। जो ग्रोथ है वो बेसिकली इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर, ये तीन जो महत्वपूर्ण सेक्टर हैं इनसे तय होता है कि कितनी रहेगी जीडीपी, हमारी विकास दर क्या रहेगी, ग्रोथ कैसा रहेगा। तो जो ग्रोथ है उसका अनुमान लगाया जाता है कि इस बार 4% अगर हो गया है तो नहीं, अगली बार हमारा इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा 6% या 6.5% ग्रोथ रहना चाहिए, ग्रोथ रेट, या फिर 7% रहना चाहिए। तो इस हिसाब से ग्रोथ का भी और इन्फ्लेशन का भी, इन्फ्लेशन हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया था, इन्फ्लेशन किसको कहते हैं, अगर आपको याद हो तो आप उसको रिकॉल कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर कितनी रहेगी। तो महंगाई दर और ग्रोथ इन दोनों का अनुमान लगाया जाता है, इसलिए कि इसका अनुमान अगर नहीं लगाएंगे तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारे पास रेवेन्यू कितना आएगा। ठीक है, तो एक चीज तो हो गई एक्सपेंडिचर, दूसरा हो गया ये रेवेन्यू। तो ये पहला स्टेज जो है इसमें इन दो चीजों का अनुमान लगाया जाता है। तुम लोगों में से बहुत कम लोग मैं देख रहा हूं कि लिखते हो, पॉइंट्स को नोट करना चाहिए, तभी तुमको याद भी रहेगा या तुम फिर उसको रिकॉल भी कर पाओगे, नहीं तो सारा का सारा वो हो जाएगा, आध्यात्मिक प्रवचन हो जाएगा, और होगा ये कि उसके बाद आधे घंटे के बाद तुम सब कुछ भूल जाओगे और लगेगा कि बेकार हो गई क्लास। इसलिए जो मेन पॉइंट्स हैं उनको जरूर लिखते जाना चाहिए। मेक इट अ हैबिट टू नोट डाउन द मेन पॉइंट्स
the key words. Only then you can recall it. और पीछे उल्टा के देखोगे तो समझ पाओगे। अब स्टेज 2 है। पहला स्टेज हम लोगों ने डिस्कस किया, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू। स्टेज 2 जो है वो है फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ डेफिसिट, यानी घाटा जो होगा, बजट का घाटा, वो घाटा कितना होगा, किस तरह का होगा, इसका अनुमान लगाया जाता है, इसको भी एस्टिमेट किया जाता है। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बाद घाटे को समझने की कोशिश की जाती है कि घाटा कितना होगा। अब मैच करने की कोशिश की जाती है यहां। अब जो है शॉर्टफॉल रेवेन्यू में है, तो जो प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर है हमारा, यानी जो खर्च है, उसमें शॉर्टफॉल कितना है, जो पैसा आएगा, बोरोइंग्स हमारी है, उसका लेवल कितना रहेगा बोरोइंग्स का, जिससे कि हम डेफिसिट को, जैसे होता क्या है कि अगर डेफिसिट का बजट होता है तो सरकार जगह जगह से पैसे उधार लेती है। कहां कहां से उधार ले सकती है, ये कई बार आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है कि वो सरकार को कुछ पैसे दे। अभी मांगा था सरकार ने और मिला भी सरकार को। यही पैसा नहीं दे रहे थे इसके पहले जो आरबीआई के गवर्नर थे, तो उनसे थोड़ा सा मतभेद भी हो गया था सरकार का। तो ये जो है कि डेफिसिट को थोड़ा कम करने के लिए कैसे क्या किया जाए, कैसे किया जाए, बोरोइंग्स कितनी होंगी, इन सबों को एस्टिमेट किया जाता है। बोरोइंग्स को एस्टिमेट किया जाता है और इसको एस्टिमेट करके और फिर लेवल ऑफ डोमेस्टिक बोरोइंग डिपेंड्स पार्टली ऑन द डिजायर्ड लेवल ऑफ फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का माने है राजकोषीय घाटा। आप लोगों को कहीं भी समझ में नहीं आए तो आप पूछें। एक बार फिर से सर। हाँ बोलो। ये स्वकृति। लेवल ऑफ डोमेस्टिक आपने कुछ कहा सर, वो आवाज नहीं आई सर, फिर से बोलिए। अच्छा ओके ओके। डोमेस्टिक बोरोइंग जो है, देखिए बोरोइंग दो तरह की हो सकती है। एक तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी बोरोइंग हो सकती है कि हमारे पास अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से जो पैसे आ रहे हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक बोरोइंग है, यानी अपने देश के अंदर कहां कहां से सरकार भी उधार लेती है। जब डेफिसिट होता है तो सरकार उधार लेती है और बाद में चुका देती है, तो लेकिन काम नहीं रुक सकता है, इसलिए सरकार उधार लेके भी अन्य संस्थाओं से उधार लेके, डोमेस्टिक का मतलब है कि देश के अंदर, तो इस तरह से फिस्कल डेफिसिट को कम करने की कोशिश की जाती है। ठीक है। अब रेवेन्यू का गैप जो अनफिल्ड रह गया है, उसको देखा जाता है कि रेवेन्यू में गैप, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू, इसमें गैप जो है उसको कैसे भरा जाए। तो कई बार तो एड हॉक ट्रेजरी बिल से